सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 143 में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकला त्रिपाठी। और मुझे पता है कि सभी बड़ी बिंदियां बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हैं मैम की, और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज कार्यक्रम का समय भी 1.5 घंटा विलंब से शुरू हो रहा है। तो आप सभी का स्वागत है और बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में मैम आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैम, सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि लेखन की दुनिया में आपने कैसे पदार्पण किया? अब जब तुमने विभा ये प्रश्न पूछा है तो मुझे लगता है कि शायद मैं ऐसी कुछ पैदा ही हुई जिसे कुछ बनाते रहना था। जो बहुत छोटी थी, मैं शायद बिल्कुल चौक थी हाथ में, तो मैंने एक चित्र बनाया था। मेरी माँ बताती थी कि तुमने एक चित्र बनाया था, फिर उस चित्र को उन्होंने घर में सबको बुला के दिखाया। और वो चित्र, सील होती है ना, सील जिसपे मसाला पीसा जाता है, तो वो उल्टी रखी हुई थी, मतलब खड़ी करके रखी थी। तो उसके ऊपर मैंने एक स्त्री का चित्र बनाया। तो मेरी ननिहाल थी वो, नानी के घर में। तो सबको उन्होंने दिखाया कि देखो इसने बनाया। मैं बहुत छोटी थी, शायद 3.5-4 साल की थी, और मुझे चौक मिली तो मैंने उसको बनाया। तो उसके बाद से शायद अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे जो भी असर है, जो भाव है, जो भी आकलन है जीवन का, वो सबका सब जैसे कहीं रच जाए, कहीं दर्ज हो जाए, कहीं किसी स्मृति में रुक जाए, ऐसा लगता है। बार बार ऐसा ही लगता है। तो धीरे धीरे वही होता है ना कि आपके अनुभवों के साथ आप अकेले होते हैं, फिर अनुभव छनते हैं, फिर उनके भीतर एक कोई मूल्य दृष्टि, एक नजरिया तड़प कर उभरता है, और वो शेप करता है हर चीज को जो आप अनुभव कर रहे हैं, जीवन को, संबंधों को, स्त्री पुरुष को, दुनिया को। आपकी दुनिया जितनी बड़ी होती जाती है, आपका रचने का संसार उतना बड़ा होता जाता है। तो यही रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैम, आपकी जो सृजनात्मकता है वो चित्र के माध्यम से प्रकट हुई, जो बाद में शब्दों के साथ प्रकट होने लग गई। और आप एक व्याख्याता रही हैं, प्रोफेसर हैं, और आपने न सिर्फ अकादमिक बल्कि साहित्यिक दोनों प्रकार का लेखन किया है। मैं चाहती हूँ मैम कि आप बड़ी बिंदियों को शुरू में थोड़ा सा यह बता दें कि अकादमिक लेखन कैसे रचनात्मक लेखन से भिन्न है। अकादमिक लेखन तो देखो एक अनुशासन है ना। और रचनाशीलता, क्रिएटिविटी, उसके जो अनुभव होते हैं उनमें वो थोड़ा बढ़ोतरी करता है। और अकादमिक दुनिया से आप जुड़ते हैं, या किसी भी ऐसी दुनिया से जिसमें आप बाहर निकलते हैं, अपने जो व्यक्तिगत घेरा है, जो एक अर्थ में सीमित घेरा होता है, तो उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका जो रचनाकार है वो थोड़ा समृद्ध होता है। बहुत सारी देखो लेखिकाएं, हमारे दौर की बड़ी लेखिकाएं हैं जो किसी अकादमिक दुनिया से उस तरह नहीं जुड़ी हैं, जैसे व्याख्याता हों, प्रोफेसर हों, डीन हो, या तमाम जैसे पदों पर हो, और दुनिया भर के जो पद होते हैं उन पर हो। वो एक पूर्णकालिक लेखिका है। बहुत सारी लेखिकाएं हैं हमारे इस समय में। अभी अलका सरावगी को देखिए आप, पढ़ी लिखी हैं वो, उनके पास वो पीएचडी हैं, विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है उन्होंने, और लेकिन वो एक लेखिका है, और एक पूर्णकालिक लेखिका आप कह सकते हैं। उनके में और मान लो उस तरह की जो लेखिकाएं हैं उनके में और अपने में, मेरे में अंतर है। तो जैसे मान लो तुमने स्त्री प्रश्न किया, स्त्री अस्मिता का प्रश्न किया, तो मेरे लिए ये अनुभव से ज्यादा कहीं ना कहीं ये एक दुनिया के विमर्शों के ज्ञान से जुड़ा हुआ बात होगी, है ना। या इसका एक इतिहास होगा जो अकादमिक होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे जानना चाहिए। मुझे ये जानना चाहिए कि स्त्री के सवाल, स्त्री अस्मिता के सवाल, स्त्री के दाम्पत्य के सवाल, स्त्री में दुनिया में कहीं भी होने के जो उसके सवाल हैं, उनके सवालों का एक बड़ा अलग संदर्भ भी है,
जिसमें केवल जीवनानुभवों के विस्तार से काम नहीं चलेगा, उनकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। तो वो लगता है कि अकादमिकी सच्चे अर्थ में थोड़ा मददगार होती है। और जैसे ना क्या है कि मैं आलोचक भी हूँ, मैं लिखती हूँ, आलोचना करती हूँ। और तो जो आलोचकीय नजरिया है, आलोचना में होने का जो एक रंग है, अकादमिकी मेरी बहुत मदद करती है उसमें, है ना। और मुझे बहुत पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे अगर मैं केवल लेखिका होती ना, तो मैं अपनी जो मेरी एक कलम की अ, विशेषता होती, यानी हर लेखिका का अपना एक चुनाव होता है ना, अपनी कलम होती है, एक विशिष्ट कलम। तो मैं उतना खूब अच्छी तरह से जानने की कोशिश करती। लेकिन एकेडमिक वर्ल्ड में मुझे बहुत कुछ शिद्दत से जानने की जरूरत पड़ा करती है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो पढ़ाने का जो ज्ञान होता है, अनुशासन होता है, वो भिन्न होता है। उसमें बहुत सारी चीजों से काम नहीं चल सकता, जैसे कि इसको कल्पना कहेंगे, है ना। उसमें उससे काम नहीं चलेगा, उसमें एक ठोस जमीन पर भी आना पड़ता है, लेखन को भी आना पड़ता है। लेकिन लेखन हमें लगता है एक ज्यादा आजाद संसार है, और अकादमिकी में होना कहीं ना कहीं से थोड़ा बंधा हुआ संसार भी है हमारा। और कभी कभी लगता है कि इन दोनों में मेल हो, और कभी कभी लगता है कि अ, खास करके व्यस्तता के हिसाब से, कि अगर केवल लिखना होता तो ज्यादा अच्छा। आज अस्मिता संघर्ष के प्रश्नों पर आपके साथ बात हो रही है और स्त्री लेखन पर बात हो रही है। एक सुंदर संयोग भी है कि आज महादेवी वर्मा की जयंती है, और महादेवी वर्मा की जयंती पर हम लोग आज स्त्री लेखन पर बात कर रहे हैं। तो मैम, आज जैसा कि समकालीन लेखन में हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रियां बहुत ज्यादा लिख रही हैं और हर विधा में लिख रही हैं। लेकिन आरंभ में स्त्रियों ने कविता के क्षेत्र में पदार्पण किया, और उसके बाद कथा के क्षेत्र में। आलोचना या वैचारिक लेखन का क्रम बहुत बाद में शुरू हुआ। इसकी क्या वजह रही होंगी मैम? इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? मुझे लगता है ना, विभा की आलोचना का भी था क्रम, लेकिन उस तरीके से एक जो पितृसत्तात्मकता का एक जो बारीक व्यवहार होता है, उस हिसाब से देखो तो कहीं ना कहीं स्त्री के लेखन को और उसका जो बौद्धिक विन्यास है, उसका जो एक बौद्धिक और आलोचनात्मक उपस्थिति है अपने दृश्य में, उसको लेकर एक हाशिया था, उस हाशिए पर थी। आप प्रेमचंद को पढ़ेंगी, आप प्रेमचंद को पढ़ती हैं, शिवरानी देवी को आपको बताया गया, तब आपको पता है कि शिवरानी देवी थी। और शिवरानी देवी लगातार बहुत मौजूद सवाल उठाया करती थी। इसी तरह आप देखिए कि प्रेमचंद का जो समय था, उसके भी पहले पत्रिकाएं निकला करती थी। चांद जैसी पत्रिका निकला करती थी, और चांद जैसी पत्रिका में और उस दौर में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पूरा दृश्य था, उसमें स्त्रियों ने बहुत बेधक सवाल किए। और ये वो सवाल हैं कि अगर उसी समय से उन सवालों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहती, तो स्त्री की स्थिति, अस्मिता के प्रश्नों पर हम इतना पीछे जाकर नहीं देख रहे होते, हम इतना पिछड़े हुए नहीं होते। क्योंकि आपने कहा ना कि आज का दौर, आज की जो हमारी लेखिकाएं, आप सोचिए कि कितने सारे सवालों पर उनको एक बर्बर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। बहुत सारे सवाल है ना। और अपराध बढ़े हैं स्त्रियों के प्रति, उनकी यौनिकता को प्रश्नांकित किया जा रहा है जगह जगह से। उनके जो उनके प्रेम को, उनके स्त्री पुरुष संबंधों के संदर्भ को बहुत तरह से देखा जा रहा है, लांछन फेंका जा रहा है हमारे इस समय में। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं ना कि एक हुआ करती थी रुक्मा देवी, है ना। वो बड़ी बड़ी जबरदस्त महिला थी, और जिनके पति ने अपना पतित्व का दावा लेकर कहा कि इनको मेरे घर आना चाहिए। और बड़ी पढ़ी लिखी महिला थी वो, डॉक्टर थी वो, और वो नहीं जाना चाहती थी वस्तु की तरह अपने पति के घर में।
तो उसने कहा नहीं जाएंगे। और ये जान लो कि आजादी की लड़ाई में रुक्मा देवी का जो संघर्ष है वो हमारे देश के इतिहास में स्त्री की स्थिति और नियति को जांचने का एक लिटमस टेस्ट है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता ये चाहते थे कि रुक्मा देवी को अपने पति के घर चले जाना चाहिए। कानूनन उसने विजय पाई, लेकिन उस पर हर्जाना लगा है, उस पर आर्थिक दंड लगा है और आर्थिक दंड देकर वो मुक्त हुई है। तो हमारे देश के इतिहास में ये दर्ज है। और ये सारे सवाल उस समय की पत्र पत्रिकाओं में बड़ी प्रमुखता से छपते थे और मर्दवादी रवैया जो उस दौर का दिखाई दिया बड़े बड़े स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का, उनकी आलोचना हुई। तो इसलिए मैंने कहा कि आलोचना बहुत पहले से है और समानांतर है, लगातार है, हर दौर में है, हमारे समय में भी है। हमारे समय में आप देखिए निर्मला जैन थी, बहुत बढ़िया अच्छी आलोचक थी। रोहिणी अग्रवाल का आप नाम लीजिए, रोहिणी अग्रवाल बहुत ही सजग आलोचक हैं और बड़ी क्रिएटिव आलोचना लिखती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि रोहिणी के लिखे को कहाँ संदर्भ में लेते हैं लोग? स्त्रियां भी नहीं लेती, स्त्रियां भी नहीं लेती। जब वो कुछ लिखती हैं, किसी चीज पे लिखती हैं, तो कहाँ लिखती हैं कि रोहिणी अग्रवाल के कारण इस कहानी के लिए उनका नजरिया साफ हुआ, है ना। वो उनके दबाव ये हुआ करते हैं कि रोहिणी एक रिव्यू राइटर बन के रह जाए और वो आलोचनात्मक दखलंदाजी उनकी उस तरह ना बने। आप इसलिए मैं तो अक्सर देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये सब कुछ जैसे बहुत बारीकी में पुरुष वर्चस्व वाला जो सिद्धांत है ना, वो साहित्य के क्षेत्र में बड़ी बारीकी तक उतरा हुआ है। तो और इस पर बात भी नहीं होती, इसलिए ये बात जैसे कहते हैं ना दबा दी जाती है या किनारे कर। बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने तो बहुत सारी पुरानी पत्रिकाएं देखी, आर्य महिला जैसी पत्रिका थी जिसमें कि स्त्रियों की भी उपस्थिति थी, पुरुषों की भी, लेकिन उन स्त्री आलोचकों को एक किनारे कर दिया गया। अभी हम लोग बात कर रहे थे सरला देवी चौधरानी के संदर्भ से गांधी पे जो किताब आई है अलका सरावगी की, उसमें वो पूरा दौर है। स्वर्ण कुमारी देवी उनकी माता जी पहली बांग्ला उपन्यासकार थी और आधुनिक महिला थी, और गांधी के कारण स्त्रियों की भागीदारी हो स्वाधीनता आंदोलन में, उसमें जो बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और गांधी के सिद्धांतों की जो समझ बन रही थी ऊपर से लेके नीचे तक, उसके लिए सरला देवी और वैसी स्त्रियां कई हैं जो लगातार बात कर रही, समझना चाहती हैं, हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये है नहीं। अब ये दूसरी बात है कि अब रोहिणी लिख रही हैं तो ये माना जाए कि वो छिटपुट लिख रही हैं। ऐसी बहुत सी लेखिकाएं हैं। अभी देखो कितनी सारी स्त्री विमर्श किताबें, शशिकला राय है, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत दखल देती है चली आती हुई धारा में। वैसे नाम तो याद आते नहीं है ना, जिस तरह से अगर कोई इस तरह बात करनी हो, बहुत सारे हमारे समय के आलोचक। अभी देखो रश्मि है, बहुत अच्छा लिख रही है। उस तरह से रावत, रश्मि रावत उसका नाम है, अच्छी आलोचनात्मक समझ के को लेकर आई है और बहुत सारे चीजों का पाठ खोल रही है वो। उसकी किताब आई है, स्त्री प्रश्नों पर आई है खास करके किताब। तो ऐसे बहुत सारे हमारे समय में भी और पहले भी हुए हैं। लेकिन बात ये है ना कि वो हाशिए पर भेज दिए जाते हैं। कुछ हमारी भी लापरवाहियां हैं इस संदर्भ में, तो यही कहा जा सकता है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि स्त्रियों को हमेशा हाशिए पर रखा गया, परिधि पर रखा गया, और इसीलिए उनके लेखन को एक अलग श्रेणी बनाकर स्त्री लेखन की एक कैटेगरी में हमेशा उसका आकलन किया गया। मुख्य धारा में आज भी स्त्री साहित्य की वह स्वीकृति नहीं हो पाई है, वह स्थान नहीं हो पाई है जो वो डिजर्व करती हैं, जो उस साहित्य को मिलना चाहिए। यहाँ तक कि जो महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम होते हैं, वहां स्त्री साहित्य शब्द की जगह स्त्री लेखन शब्द का प्रयोग होता है। तो इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है मैम आपके विचार से? देखो
ऐसा है कि ये सच बात है कि कई कई बार एक बार में होता है ना कि एक कोई चीज चलती रहती है तो उसका एक फ्रेम बन जाता है और लोग उसी फ्रेम में सोचना शुरू करते हैं। आधुनिक साहित्य का जो दौर था, जिसको हम जो बहुत ही अत्याधुनिक जीवन के अनुभवों और मोड और प्रवृत्तियों की पहचान करते हुए एक नई दुनिया उगा रहा था अपने भीतर, तो उस दौर में बहुत सारी लेखिकाएं थी, लेकिन लेखकों का ही नाम हुआ, है ना। कमलेश्वर का नाम हुआ, राजेंद्र यादव का नाम हुआ, मोहन राकेश का नाम हुआ, मन्नू भंडारी का नाम नहीं हुआ, है ना। कृष्णा सोपती का नाम नहीं हुआ, आगे देखो तो मृदुला गर्ग का नाम नहीं हुआ, ममता कालिया, ऐसी तमाम लेखिकाएं, राजी सेठ, ये ये बहुत अच्छा लिख रहे थे। क्यों नहीं हुआ, क्यों चर्चा नहीं हुई, क्यों नई कहानी की प्रवृत्तियों के भीतर जो बात थी उसको उसके हिसाब से इनके लेखन को ना तो कमजोर भी नहीं कहा गया, लेकिन अनुल्लेख में छोड़ दिया गया, उनका उल्लेख नहीं किया गया। कृष्णा सोपती ने बहुत गहरी और ऐतिहासिक महत्व की कहानियां लिखी है ना। बंटवारे पे बहुत सारे लोगों ने नहीं कहानियां लिखी, लेकिन कृष्णा सोपती ने लिखी। तो उस तरीके से बड़े नाम थे ये, बाद में स्वीकृत भी हुए, लेकिन अपने दौर में वो जो एक घेरा बन रहा था, जिसको तुमने मुख्य धारा कहा है, मुख्य धारा भी एक निर्मिति है, ये इन्हीं की निर्मिति है ना। कहते हैं ना कि महफिल उनकी, साकी उनका, सब तो उन्हीं का है, तो वो नाम भी अपना ही ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये नाम थे और ये नाम बड़े नाम थे, और लेखन में ये माना जाता है कि आप जो लेके आ रहे हैं विषय वस्तु के रूप में, संवेदना के रूप में, भाषा के रूप में, उसकी व्याप्ति क्या है, उसके भीतर अपने समय की उपस्थिति कितनी, या अपने समय को देखने का आलोचनात्मक नजरिया कितना है। तो ये तो था, कितनी ही कहानियों में था उस समय की। सिक्का बदल गया लो, या इनकी कहानी लो, मनु भंडारी की त्रिशंकु जैसी कहानी लो, मैं अकेली अकेली जैसी कहानी लिख लो। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो इन लोगों के बरक्स लिखी जा, बाद में सूर्यबाला की कई कहानियां जो स्त्री पुरुष संबंध और नई दुनिया में जो आपसी तनाव होते हैं, या नई दुनिया के जो नए व्याकरण होते हैं उसके भीतर से निकल रही, इनके जिनके भीतर सांप्रदायिकता की भी, वो भी देखने की एक अनुगूंज थी, एक निम्न स्तर के मनुष्य के जीवन संघर्ष को भी देखने की बात थी, और एक घेरा भी टूट रहा था, और तमाम लेखिकाएं थी, लेकिन आ, संदर्भित कम थी। ये हुआ, तो उसका कारण यही है कि मैंने बताया ना कि मैंने स्वयं एक आर्टिकल लिखा था, और लिखने के बाद मुझे लगा कि इसमें किसकी उपस्थिति है, और तब मैंने देखा कि इसमें अनुपस्थिति बहुत है, और फिर मैंने उस अनुपस्थिति की ओर देखना जब शुरू किया, तो मुझे लगा कि कोई भी रचनाकार, जैसे तुमने कहा ना कि अब नई कहानी के 3 लेखक, और इसी तरह भक्ति काल के 3 महान कवि, जायसी, सूर और तुलसी, है ना। तो इस तरह से मीरा नहीं थी, उस काल में मीरा नहीं थी। पूरे पूरा जो उस समय का दुनिया का भारतीय साहित्य, अब तो महादेवी नहीं है, ललित दे नहीं है, बहुत सारे नहीं, अनुपस्थिति है। क्यों है भाई, क्या मीरा की भक्ति कम थी? मीरा की भक्ति तो मुझे कबीर की भक्ति के बराबर ही लगती है। और भक्ति ही क्यों, प्रेम ईश्वर के प्रति, जो प्रेम साहस करता है ना, ऐन्द्रिकता की जो वो हदें बना के रखा स्त्री के लिए, उनको तोड़ता है। बात करती हैं वो पुरुष प्रेमी, कहती हैं अपने आराध्य को, बहुत ही बड़ा स्वर है, पूरे सामंती राजपाट को एक तरफ और प्रेम को एक तरफ करके मीरा चली, तो कितना बड़ा साहस था। लेकिन नाम नहीं था, है ना, जैसे लग रहा था कि इतिहास में मीरा है ही नहीं। तो ये एक प्रवृत्ति रही है और पितृसत्ता की, और उसके बड़े कारण हैं, छोटी सी बातचीत में तो नहीं बता पाएंगे। आधुनिक युग को हम जानते हैं हिंदी के भारतेंदु के नाम से, है ना। भारतेंदु बड़े कवि, और भारतेंदु में कितनी पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां काम कर रही थी ये देखना पड़ेगा। उनके लेख हैं हम लोगों के पास, जिसमें वो स्त्रियों के प्रति अपने भेदभाव को
प्रकट करते हैं, जबकि मल्लिका जैसी उनकी एक मित्र थी। सोचो, यानी स्त्री के प्रति एक तरीके का भेदभावपूर्ण रवैया हिंदी के साहित्यकारों का, समाज का रहा है, और ये इसके मूल में। मैम, अभी आपने भक्ति काल का संदर्भ उठाया और बहुत अच्छा सवाल मेरे मन में आया है कि कहते हैं कि जो अस्मितावादी विमर्श है, ये उत्तर आधुनिकता का दिया हुआ शब्द है, 21वीं सदी का शब्द है, लेकिन उत्तर आधुनिकता ही तो फिर पुनर्पाठ का भी स्पेस दे रहा है हमें। तो ये बहुत आवश्यक लगता है कि लल्लदेई, मीरा, आंदाल, अक्कमहादेवी, इन सब के काव्य का पुनर्पाठ इस अस्मितावादी दृष्टि से होना चाहिए। मैम, इस पर आप किस तरह से सोचती हैं? अभी जो स्त्री विमर्श के जो मूल्य हैं, प्रतिरोध के मूल्य हैं, अस्मिता के मूल्य हैं, उन्होंने साहित्य इतिहास का, समाज का और संस्कृति का पाठ ऐसे शुरू कर दिया है। स्त्री विमर्श ने, देखिए, इस समस्या को इतिहास में जाकर देखने का नजरिया दिया है। कोई भी सिद्धांत तो अपने किसी देश काल में उगेगा ही ना। एक दुनिया में जो लोकतंत्र के उदय की स्थितियों ने किसी भी प्रकार के भेदभाव को, किसी भी प्रकार की असमानता को आलोचनात्मक नजरिए से देखने का स्पेस दिया, दृष्टिकोण दिया, और उसकी सक्रियता दी, एक्टिविज्म भी दिया। तो वो जब उसको आना था, आया, उत्तराधुनिक दौर में आया। सही बात है, बहुत सारे विमर्श उत्तराधुनिक दौर के विमर्श हैं, और वे मनुष्य की मुक्ति का जो सरलीकृत रूप है उसको तोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि मनुष्य कोई ऐसी अमूर्त चीज नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारे अंतर हैं, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर हैं, और एक सरल ढंग से मनुष्य की मुक्ति के सवाल को नहीं देखा जा सकता है ना। जैसे मनुष्य के मुक्ति का जब दिया गया, जब मनुष्य उदित हुआ लोकतंत्र के उदय के साथ, तो उस मनुष्य का मतलब केवल पुरुष था, स्त्री नहीं था, है ना। तो इसी तरह से धीरे धीरे ये समझा गया कि जो सारी की सारी अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं और सक्रियताएं हैं, दर्शन है, ये सब के सब पुरुष केंद्रित, पितृसत्तात्मकता के द्वारा पुरुष वर्चस्व के मूल्यों से नियंत्रित है। तो धीरे धीरे उसमें सेंध लगी और स्त्री के हितों के सवाल आगे आए, और एक पूरा आंदोलन पश्चिम में खड़ा हुआ और उसके सिद्धांत आए। लेकिन ये आप देखो कि हमारे यहाँ सहज बोध के रूप मनुष्य को देखा गया, और मनुष्य में कोई अंतर न किया जाए, उसमें स्त्री को भी देखा गया। क्योंकि आप, और हर जगह वो दिखता है। जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में देखो जाके, तो वहां पे जब स्त्रियां जाती हैं, कहती हैं कि मुक्ति का अधिकार तो स्त्रियों को भी है, तो हलचल मच जाती है ना, है ना। क्योंकि अभी, अब बार बार देखो, चूंकि अभी पढ़ा, इससे सरला देवी का संदर्भ आ रहा है कि सरला देवी और गांधी के संबंध को भी वैसे ही देखा गया जैसे कि बुद्धिज्म के दौर में स्त्रियों को देखा गया, कि जो पुरुष सन्यासी होना चाहता है, जो उस तरह से संसार के प्रति विरक्त होना चाहता है, स्त्रियां उसकी बाधा है। और जो काम है ना, उसकी बड़ी वहां पे वो है, और मार कहते हैं उसको, और पुरुषों को स्त्रियों से बच के रहना चाहिए, ये सब है वहां पर। तब जब स्त्रियों को मुक्ति का अधिकार मिलता है, फेरियां आती, फेर रहते हैं उसके बराबर फेरियां आती है, लेकिन वो एक पूरा संघर्ष है, एक पाठ है पूरा। तो स्त्रियां बेदखल हैं उस बुद्धिज्म की मुक्ति के पूरे उससे। तो ये सारी चीजें रही हैं। स्त्री विमर्श ने इस भेदभाव को देखने का, ठाह लेने का, उसका विरोध करने का, और इसके प्रतिरोध का नया टेक्स्ट तैयार हो, इसका यत्न किया है। इसलिए वो 21वीं शताब्दी का विचार भले हो, लेकिन इतिहास से उसका संवाद और टकराव दोनों चल रहा है, और ये इसीलिए संभव हो पाया है।
मैम एक और प्रश्न उठता है कि जैसा कि अपना देश विषम समाज का देश है, यहाँ पर सिर्फ लैंगिक भेद नहीं है, वर्ग है, वर्ण है, अर्थ संघर्ष है, तमाम तरह के विभेद हैं। ऐसे में जो हाशिया जब कहते हैं तो हाशिए के भीतर हाशिया, हाशिए के भीतर हाशिया एक बहुत क्रम सा बन जाता है। तो इन हाशिए पर के लोगों को आगे लाने के लिए साहित्य कैसे उपयोगी है मैम? हर समाज से, हर दुनिया से, है ना, जैसे लैंगिक विषमता है ना, वर्ण की, जाति की, और क्षेत्र की, भाषा की, तमाम विषमताओं के रूप है ना। तो और उसके अलावा जो स्त्री पुरुष ही नहीं है, दो लिंग ही नहीं है, तृतीय लिंगी समाज भी है। तो इसका इसका तो देखा जा रहा, हल आ रहा है, उन्हीं की दुनिया से आ रहा है। जैसे दोहरा अभिशाप जैसी किताब आई, कौशल्या बैसंत्री की, दलित स्त्री की आवाज है वो, सुशीला टागभोरे की आवाज है वो, मुस्लिम स्त्रियों के सब दुनिया से आशा अपराध जैसी लेखिका वो लिख रही हैं, अपनी आत्मकथा लिख रही हैं। तो मुसलमान औरतों की दुनिया से इसमें चुगताई ने लिखा, बहुत सारी स्त्रियां लिख रही हैं, आत्मकथाएं आ रही हैं। तो उनकी आवाज आ रही है, और ये सही बात है, क्योंकि वो विशेष विशेष रूप से उनके जीवन के अनुभवों से, क्योंकि स्वानुभूति वाला जो मसला है ना, वो बड़ा इसीलिए पक्का माना जाता है, क्योंकि अनुभवों के जो रूप है ना, बहुत सारे हैं, और दमन के भी बहुत सारे रूप हैं, उत्पीड़न के। उच्च वर्ग की स्त्रियां जो हैं, जिनको लिखा मध्य वर्ग ने, वैसे अल्पना मिश्र हैं, अल्पना मिश्र की कहानियां देखो, उसमें बहुत सारे ऊंचे तबके की, उच्च मध्य वर्ग की स्त्रियां हैं, आत्मनिर्भर स्त्रियां हैं आर्थिक रूप से, उन स्त्रियों के की बातें आ रही हैं। और बहुत सारी विभा रानी की कहानियां पढ़ो, तो ये सारी की सारी जो एक बहुत नई जगहों पर स्त्री दमन के संदर्भों को देख रही है ना। जैसे माना जाता है परिवार स्त्री का संरक्षक है, लेकिन परिवार में सब कुछ है, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं है। तो ये आ रहा है ना, तो और वो पूरी शिद्दत से आ रहा है कि कैसे एक परिवार जो है स्त्री को का अनुकूलन करता है, और एक गुलाम स्त्री दूसरी गुलाम स्त्री को तैयार करती है, ये कहते हुए या ये जताते हुए कि इसी में तुम्हारा भला है। और फिर वो बहुत सारे उदाहरण बताती है कि इस भले परिवार से जो लड़की भाग के बाहर जाती है, वो भटक जाती है। जैसे मुझे याद आ गया त्याग पत्र की मृणाल, जब अपने पति को छोड़ के, पति को छोड़ती क्या, पति तो निकाल ही देता है उसको, तो फिर कहीं की नहीं रहती। तो बहुत सी माएँ ये बताती हैं कि जो लड़कियां अपने मन का काम करती वो कहीं की नहीं रहती। तो ये कहीं की नहीं रहने की ध्वनिया को कितनी लेखिकाएं पकड़ रही, वो ध्वनि भी पकड़ रही है, मगर ये भी ध्वनि पकड़ रही है कि बोलो, और तुम्हें बोलना बहुत जरूरी है, और हर बात को मानना जरूरी है। तो एक बड़ा विविधा से भरा हुआ, वैविध्य से भरा हुआ, और जीवनानुभवों के वैविध्य से भरा हुआ, दाम्पत्य में जो घुटन है उसको देखता हुआ, उस बहुत सारे स्वर आ रहे हैं स्त्री लेखन के, और वो उनकी दुनियाओं से आ रहे हैं। जैसे अभी जया जादवानी ने एक किताब लिखी, देह कुठरिया, पिछले दिनों मैंने उस पर भी बात की। वो भी एक संदर्भ है दमन का, है ना, जो स्त्री नहीं है, जो पुरुष नहीं है, जो हिंजड़ा है, और जिनको की जो इतने विलुप्त थे, स्त्री भी उतनी विलुप्त नहीं अपने समय में और अपने समाज देश काल। तो साहित्य की संवेदनशीलता बहुत बढ़ी है, और बहुत बढ़े हुए स्वर हैं। हिंजड़ा, मैं लक्ष्मी मैं हिंजड़ा नाम से और नामों से मानवी बंदोपाध्याय ने लिखी अपनी किताब। तो ये सारे स्वर आ रहे हैं। एक बात ये जरूर है कि इन स्वरों में प्रतिरोध का जो स्वर है, उसकी कितनी आप सराहना करिए या कितनी आलोचना करिए, ये बात अभी प्रतीक्षा सूची में ही है ना। उस क्यों इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, ये है कि ये नहीं है। क्योंकि जब आलोचना ने ले लिया ना, आलोचना ले लेती है किसी किताब को या किसी स्वर को, तो फिर वो एक बड़ी उपस्थिति हुआ करती, तो वो अभी थोड़ा सा आना बाकी है ऐसा लगता है, लेकिन ये है।
मैम, बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि अपनी किसी भी रचना का थोड़ा सा अंश बड़ी बिंदियों के लिए प्लीज पढ़ दें, ताकि उन सबको बहुत अच्छा लगे। मैं कितने मिनट तक पढ़ूं बताओ, तो थोड़ा सा मुझे बंधन है। जैसे अभी 5 मैम, बज रहे हैं। 5 मिनट पढ़ सकती हैं, 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट, ठीक है। मेरा उपन्यास है ये। आ, आप लोगों ने आ, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ने वाले होंगे। ये अभी आया 2022 में। इसका एक छोटा हिस्सा मैं पढ़ रही। रूपा का दुख वृंदा कढ़ा कर रो नहीं रही हैं, मगर कलेजा टूट रहा है। और जब चंपा फुआ ने कढ़ाया कि पत्थर का करेजवा तुम कैला है पूता, तो वृंदा फुआ वहीं ढह गई। फुआ के रोने में बहुत सारे दुख बोल उठे थे। कैसे उस पहाड़ जैसे पिता का सारा अभिमान चूर चूर कर बैठे तुम, जो तुम्हें कंधे पर उठाए घूमता था। जिसने जांगर रुपया कुछ भी उठा नहीं रखा था, पानी की तरह पैसा बहाया, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, तुम्हें सोने का कौर खिलाया। चंपा फुआ थोड़ा रुकती भी तो देह उनकी हिचकियों में हिलती थी। फिर वो बैन कढ़ाकर रोती हुई अपनी नालिशें बढ़ा देती थी। कहां से ले आए तुम वज्र जैसा कलेजा, कि उसका रोना नहीं सुन पाए, जिसे सुनकर पेड़ों के पत्ते झड़ गए। सीता जैसी स्त्री को कोने की बिलार बना दिया। आज उसका दुख हरा करने आए हो कटकरे जी। अरे कम से कम भगवान से तो डरे होते। जवानी क्या केवल तुम्हारी ही है? उसे देह गलाने के लिए छोड़ गए। तुम्हारे नाम का सिंदूर है जिसकी मांग में, उसे किसके भरोसे छोड़ गए? बताओ, बताओ, बताओ। चंपा फुआ का गला फट चुका था। अब एक चीख जैसी निकल रही थी उनके गले से। जीव पथराया हुआ खड़ा था। बहुत देर तक उसने इसे खुद तक न आने देने का जोर लगाया। अपनी दुनिया के हिसाब में पका हुआ वह इस मेलोड्रामा में डूबना नहीं चाहता था, मगर पिता के जिक्र से जैसे कोई बांध सा दरकने लगा। खासी असुविधा हो रही थी उसे। सबके ऊपर इस शोर का बादल मंडरा रहा था। जीवित इस घर में कभी अनुपस्थिति तो था नहीं। वह था तो दुख की एक गाढ़ी परछाई की तरह था। हंसते हंसते घर में किसी की भी हंसी जहां धक से हो जाती थी, वहां जीवित की याद थी। बड़ी बड़ी आंखों की पुतलियों की तो जैसे आंसू में डूबे रहने की आदत पड़ गई थी। रूपा तक बाहरी दालान से उठकर फैलती हुई ये आवाजें, ये रुलाई पहुंचने लगी। अचानक उसने रसोई के दरवाजे पर खड़ी जीरा को देखा। वो अचकचा गई। बाहर कलपती हुई आवाज में अपने नाम को बार बार सुनकर वो डर गई। गांव घर की वह छोटी सी लड़की उसे झिड़क रही थी। उठो हे पगलवा, चलो, तुम्हारा दूल्हा आया है। चूल्हे की आंच लहक कर जाकर रूपा की सूखी आंखों से मिल गई। रूपा पत्थर की मूरत की तरह चलती हुई रसोई से बाहर आई थी। विशाल आंगन के सूने किनारे से लगी कोठरी में घुसकर उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। थरथराती रही वो रात भर। बाहर की आवाजें तेज मध्यम हुई और बंद हो गई। जीव तो अपने ही घर आए थे, किसी से क्या पूछना था उन्हें। अपने शयन कक्ष में हमेशा की तरह गए वे और सो गए होंगे। रात का खाना किसी ने नहीं खाया। ये मैंने ठीक 5 मिनट में पढ़ने की कोशिश की है। और उपन्यास अंश है, इसलिए
आपको लगेगा कि ये छूटा हुआ अंश है, लेकिन ये बहुत ही गहरा अंश है। जब 12 साल बाद रूपा का पति घर लौटता है। मैम, जिज्ञासा तो बहुत है मेरे मन में और मन करता है बस आपसे इसी तरह बात करती चलूं, लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है। पर मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरह से युवा लेखन स्त्री में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत सारी स्त्रियां लिख रही हैं और विविध विधाओं में लिखने को अग्रसर हो रही हैं, तो मैम आप चूंकि खुद कई विधाओं में लिखती हैं, तो उन युवा लेखिकाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मुझे बहुत खुशी होती है विभा कि वे बहुत अच्छा लिख रही हैं, और वे बड़ी, जिसको कहते हैं ना, बड़ी समर्थ हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि उनके पास एक लंबा सौंदर्य बोध का, जीवन का अनुभव जैसे छन के आ रहा है, पूरी परंपरा से आ रहा है। और ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल वर्तमान में हैं और उनकी जड़ें यहीं कहीं हैं। जड़ें बहुत दूर तक उनकी जा रही। मुझे उनसे यही कहना है कि समय बड़ा मुश्किल है, और इस मुश्किल समय ने हमारी आंखों पर जैसे पट्टी चढ़ा दी। हम हर चीज को किसी न किसी ऐसे नजरिए से देख रहे हैं जो थोपा हुआ नजरिया हो सकता है। तो हमें एक निर्दोष और बिल्कुल मौलिक अपने जीवनानुभवों की ताकत से निकले हुए नजरिए के लिए संघर्ष करना चाहिए, और अपनी वर्तमानता से आक्रांत नहीं होना चाहिए। किसी फैशन में जाके नहीं लिखना चाहिए। हमें वह लिखना चाहिए जो लिखना अभी तक छूटा हुआ है। मैम, उपन्यास एक ऐसी विधा है जिसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली है और बहुत नए लोग उपन्यास लिख रहे हैं, लेकिन अब जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उसमें जो भाषा है वो पहले से बहुत बदल गई है। तो यह जो बदलती हुई भाषा है मैम, इससे क्या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके भाषाई विकास में कोई रुकावट तो नहीं आएगी? देखो, उपन्यास का संबंध जीवन से है ना, तो भाषा को लेकर जो एक नया समय है, उसके उसके मुहावरे, उसकी प्रवृत्तियां, बहुत सारे, बहुत दिनों से देखो, जब नई कहानी के दौर में ही बहुत से ऐसे शब्द आए जिनका संबंध शहर से था, शहरीकरण से था, और भाषा बड़ी तेजी से बदली। तो भाषा हमेशा जो है वो जीवन के अनुभवों से बहुत गहरे जुड़ कर आती है। हाँ, एक बात जरूर है कि एक तरीके का जो भाषा की स्मृति का सवाल है वो थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों भाषा में मुहावरे कम हुए हैं, है ना। भाषा की बड़ी ताकत होती है मुहावरों के द्वारा। किसी भी भाषा की रचना पढ़ो, अंग्रेजी को पढ़ो, अंग्रेजी में बड़े गजब मुहावरे हुआ करते। हिंदी में भी बहुत दूर तक मुहावरे आए, कृष्णा सोबती के मुहावरे देखो, ममता कालिया तक के मुहावरे देखो, चित्रा मुदगल लिखती हैं उनके मुहावरे देखो, मैत्री पुष्पा कितने अपने बुंदेलखंडी मुहावरे देती हैं। तो भाषा का अपनी जातीय संवेदना से भी एक बड़ा गहरा संपर्क बना रहे तो अच्छा होता है। वरना तो भाषा, जैसे जीवन से जीवन की स्मृति बेदखल हो रही है, वैसे भाषा से उसकी स्मृति बेदखल हो रही है। तो इस पर जरा सा ध्यान देना होगा लोगों को, जो लोग लिख रहे हैं। मैम, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से आपने हम सबके लिए समय निकाला और हमारे साथ बातचीत की, अपने विचारों को साझा किया, और आपके विचारों से हम लोग बहुत समृद्ध अनुभव कर रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि बड़ी बिंदी से आपका प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहेगा, और जब भी हम चाहेंगे आपको बुलाएंगे, आप हमारे आमंत्रण को अवश्य स्वीकार करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम मैम। इसके साथ ही मैं सभी बड़ी बिंदियों को याद दिला दूं कि बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें, और इसी तरह से बड़ी बिंदी के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। प्रणाम।